नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू एग्री पाठशाला। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमारी नेमराज सुंडा की बुक सीरीज चल रही थी, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? पिछले में हमने जो गोबर की खाद थी, FIM था, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन मेन्योर के बारे में, ठीक है। ग्रीन मेन्योर बोलेंगे या इसे हरी खाद बोलेंगे। अब ये होती क्या है, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। ग्रीन मेन्योर होती क्या है? जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनको उनकी जब बुआई की जाती है तो जब उनमें फूल आ जाते हैं, ठीक है, बुआई करने के बाद जब वो बड़े होते हैं तो उसमें फूल आते हैं। फूल आने के बाद जब उनकी टीलेज या उनकी जुताई जो है करके क्या किया जाता है, उन फसलों को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रीन मेन्योर या हरी खाद कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग धान की बात करते हैं तो धान की फसल के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? ढैंचा होता है, ठीक है। धान की फसल के सबसे अच्छा कौन सा ग्रीन मेन्योर होता है? ढैंचा होता है, ठीक है। और अगर इस ढैंचे को शाकनाशी या हर्बिसाइड के द्वारा नष्ट किया जाता है या सड़ाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्राउन मेन्योरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्राउन मेन्योरिंग कहेंगे। इस पॉइंट से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। धान के लिए सबसे अच्छा कौन सा हरी खाद होती? ढैंचा या सस्पेनिया होती, ठीक है। अगर ढैंचे को हम किसी हर्बिसाइड के द्वारा या शाकनाशी के द्वारा हम लोग उसे डिकम्पोज करते हैं या नष्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्राउन मैन्योरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्राउन मैन्योरिंग, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योरिंग में हमने पढ़ लिया क्या? ब्राउन मैन्योरिंग, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? हरी खाद के लिए सबसे अच्छी जो अ, फसल मानी जाती है कौन सी? मानी? सनई मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सनई। जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोटोलेरिया जंसिया। क्या होता है साइंटिफिक नेम? क्रोटोलेरिया जंसिया, ठीक है। ढैंचा का क्या होता है? सस्पेनिया एक्यूलाटा। ढैंचा का क्या होता है? सस्पेनिया एक्यूलाटा। ये जो होता है इसकी केवल जड़ों पे गांठें, जबकि सस्पेनिया रोस्टाटा जड़ों और तने दोनों पे गांठें पाई जाती है, ठीक है। जो सस्पेनिया एक्यूलाटा होता है, ठीक है, इसकी केवल जड़ों पे गांठें पाई जाती है, ठीक है। और जो सस्पेनिया रोस्टाटा होता है इसकी जड़ें और तनों दोनों पे गांठें पाई जाती है, ठीक है। इन फसलों के अलावा जैसे ग्वार हमारा हो गया, चंवला हो गया, मूंग हो गया, ये सभी दलहनी फसलें हरी खाद के लिए उपयोग की जा सकती है, ठीक है। कौन कौन सी? ग्वार हो गया, चंवला हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है जो सनई और ढैंचा की फसलों को फूल आने के पहले के समय और फली बनने से पूर्व मिट्टी में पलटते हैं। मतलब कितना समय लगता है? 45 से 50 दिन में हम लोग क्या करते हैं? पलटते हैं मिट्टी में, ठीक है। मतलब फूल आने के समय, फूल जब आ जाते हैं, ठीक है, फूल आने के समय और फली बनने के बीच में, ठीक है, जो समय होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? इन फसलों को मिट्टी में दबा दिया जाता है। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है इसमें धान की फसल के लिए ढैंचा, अभी मैंने आपको बताया, सस्बेनिया जो होता है सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है। हरी खाद भूमि में कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, ठीक है। हरी खाद के लिए लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें जो है सब काम में लेते हैं, ठीक। लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है जो दाल वाली फसलें होती हैं उनको काम में लिया जाता है। हरी खाद में पोंगेमिया, नीम, महुआ आदि की पत्ती काम में लेते हैं, ठीक है। ये कुछ वृक्ष हैं जो मतलब ट्री है, इनकी पत्तियां हम लोग क्या करते हैं? हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो जीवांश खादें जो बायो जो मेन्योर होती हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा को देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला मैंने अभी आपको बताया था, मतलब सॉरी, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होता है, ठीक है। तो अगर बल्कि की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? गोबर की खाद आती है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं 0.5 होता है, 0.25 फास्फोरस होता है और 0.5 क्या होता है? पोटास होता है, ठीक है। 0.5, 0.25 और 0.5। वहीं अगर हम बात करते हैं शहरी कंपोस्ट की, शहरी का मतलब होता है टाउन कंपोस्ट। शहरी कंपोस्ट का मतलब होता है टाउन कंपोस्ट, ठीक है। टाउन कंपोस्ट कितना? 1.5, आधा और 1.4, मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा और 1.4 हो जाएगा, ठीक है। अगर देहाती कंपोस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो 0.6, 0.5 और 0.8 हो जाएगा, ठीक है। केचुए की बात करते हैं, कितना हो जाएगा? 2.5, 1, 1.5 या 3, 1, 1.5। इसको ज्यादातर याद कैसे किया जाता है? 3, 1, 1.5 इसका सही रेशियो माना जाता है, ठीक है। केचुए की खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट को, ठीक है। वहीं अगर हरी खाद की बात करते हैं तो 0.6, 0.2, 0.6 क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। गोबर की खाद अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी मतलब 0.5, ठीक, 50 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। कंपोस्ट की बात करते हैं, 1.5 रुपया
50 पैसा और लगभग 1.5 रुपया या 1.4 याद कर सकते हैं, ठीक है। देहाती की बात करते हैं 0.6, 0.5, 0.8 होता है, ठीक है। वहीं अगर केचुए की खाद की बात करते हैं तो 3 होता है, 1.0 होता है, 1.5 होता है, ठीक है। हरी खाद की बात करते हैं 0.6, 0.2, 0.6। अगला हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड मेन्योर की। क्या बात करते हैं कंसंट्रेटेड मेन्योर की, ठीक है। जैसे ग्वानो हो गया, ठीक है। इसमें कितना नाइट्रोजन, 13% नाइट्रोजन पाया जाएगा। ड्राई ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। जो सूखा हुआ खून होता है, रक्त होता है, उसमें 10% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 0.8% पोटास पाई जाती है, ठीक है। वही अगर नाइट सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, 5.54% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, 2% पोटास पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खलियों की, ठीक है। अगला हम किसकी बात करेंगे, खलियों की बात करते हैं, ठीक है। खलियां क्या, खलियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केक्स कहते हैं, ठीक है। जो अरंडी की खली होती है उसमें 4.3, 1.8, 1.3 ये रेशियो पाया जाता है, ठीक है। नीम की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 5.2, 1.8, 1.5 पाया जाता है। महुआ की बात करते हैं 2.5, 0.8 और 1.8 पाया जाता है। बिनौले की बात करते हैं 4.0, 1.8, 1.6 पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर सरसों के खली की बात करते हैं, ठीक है, तो 5.1, 1.5, 1.3 इसमें क्या एनपीके पाया जाएगा, ठीक है। मूंगफली की बात करते हैं 7.3, 1.5 और 1.3 ये किस में पाया जाएगा, मूंगफली में या ग्राउंडनट में पाया जाएगा। कुसुम की फली की बात करते हैं 7.9, 2.2 और 1.9 ये एनपीके का रेशियो पाया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी खली जिसका जो नाइट्रोजन परसेंटेज हो सबसे ज्यादा होता है, आप क्या बताएंगे, कुसुम की खली। कितना होता है, 7.9। दो याद रखिए, कुसुम की खली, मूंगफली की खली, इनका नाइट्रोजन परसेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जो फास्फोरस परसेंट किसका ज्यादा होता है, कुसुम का भी फास्फोरस परसेंट ज्यादा होता है, कितना, 2.2, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं इसका पोटास, पोटास भी इसी का ज्यादा होता है, कितना, 1.9, ठीक है। तो इसका जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अगला पॉइंट है, नीम की खली, दीमक और जो जट गांठ गांठ होती है, ठीक है, वो सूत्रकम के नियंत्रण में काम, ठीक है। दीमक एवं जड़ गांठ के सूत्रकम के लिए नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, बायो फर्टिलाइज़र, इसके बारे में हम लोग जानें। जैव उर्वरक में लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारा, फफूंद होता है या जिसे हम लोग फंगस बोलते हैं, नील हरी शैवाल हो गया, ये कल्चर उपयोग किए जाते हैं अगर हमें बायो फर्टिलाइज़र का लाभ लेना है तो, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, जो जिन्हें हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र कहते हैं। फास्फोरस के जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं वो फर्टिलाइज़र जिन्हें हम फास्फोरस फर्टिलाइज़र कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं। अब इनको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले बायो फर्टिलाइज़र, ये जीवाणु वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन का जैव स्थिरीकरण होता है। मतलब जो हमारी नाइट्रोजन होती है कहाँ, इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको किस फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रेट फॉर्म में ही प्लांट हमारे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिम्बायोटिक, सहजीवी होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। एक होते हैं सिम्बायोटिक, एक होते हैं नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो ये फसलों के साथ सहजीवी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सहजीवी के रूप में काम करते हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल हो गया इसका, राइजोबियम हो गया। ये जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों पर गांठें बनाकर नाइट्रोजन का जैव स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो जड़ों की फसलें होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उन पे रहते हैं और उनके द्वारा क्या करते हैं, जो जड़ें होती हैं वहाँ पे नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं एनवायरनमेंट से लेकर नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। अगर ये जीवाणु भूमि में 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं, ठीक है। कितना, 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं, कौन सा, राइजोबियम, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं असहजीवी या नॉन सिम्बायोटिक की बात करें, ठीक है, तो नॉन सिम्बायोटिक जो फ्री लिविंग होते हैं जिसमें एजेटोबैक्टर आ जाता है, ठीक है, एजोस्पाइरिलम आ जाएगा। एजेटोबैक्टर की बात करते हैं किस किस में यूज़ होता है, जैसे कपास हमारा हो गया, धान की खेती हो गई, गेहूँ, जौ, तिलहन, सब्जी आदि के लिए कौन सा हो जाता है, एजेटोबैक्टर हो जाता है। क्या होता है, एजेटोबैक्टर हो जाता है।
एजोस्पाइरिलम की बात करते हैं तो ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि के लिए क्या यूज होता है? एजोस्पाइरिलम होता है, ठीक है। और जो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। कितनी? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक जो सहजीवी थे वो कितना करते थे? 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, या साइनोबैक्टीरिया इसे कहा जाता है, या हिंदी में नील हरित शैवाल कहा जाता है, ठीक है। हम लोग इसकी बात करेंगे। अगर बात करते हैं नील हरित शैवाल की, या धान के खेतों में एजोला वाटर फर्न या जलीपर्ण के साथ मिलकर नाइट्रोजन का जैव स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ये धान में जो एजोला होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं? उसके साथ मिलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नील हरित शैवाल की एनाबिना और नॉस्टॉक प्रजातियाँ काम में लेते हैं। दो प्रजातियाँ आपको ध्यान रखनी है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये जहाँ भी आ जाएंगी किसकी होंगी? ये हमारी बीजीए की होंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी की होंगी। किसकी होंगी? ब्लू ग्रीन एल्गी की, ठीक है। नील हरित शैवाल, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीजीए कहते हैं। इसको साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं या साइनोफाइटा भी कहते हैं। एजोला एक जलीय पौधा होता है जिसे धान की फसल में नील हरित शैवाल के साथ जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब नील हरित शैवाल अलग है, ठीक है, और जो हमारा क्या होता है एजोला, ये चीज़ अलग है। नील हरित शैवाल आप लोग देखते होंगे धान के खेत में एक काई जैसी हरी हरी जमा हो जाती है, वो क्या होता है? वो नील हरित शैवाल होता है। आप लोग देखते होंगे कि जो तालाब वगैरह होते हैं जहाँ पे पानी रुका होता है, वहाँ छोटे छोटे से जो पत्तियाँ होती है पानी पे दिखती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? जो तालाब होता है हरा हरा दिखाई देता है, वो क्या होता है? वो एजोला होता है, ठीक है। अब हम कुछ जो राइजोबियम की प्रजातियाँ हैं उनको देखेंगे, और किस फसल में होती हैं उनको देखेंगे। अगर हम बात करते हैं जो मेलिलोटाई टाइप का राइजोबियम होता है, ठीक, ये किस फसल में होता है? ये रिजिका और मेथी में होता है। किस में होता है? रिजिका में होता है और मेथी में होता है, ठीक है। ट्राइफोलाई की बात करते हैं, ये किस में होगा? बरसीम में होता है, ठीक है। ट्राइफोलाई किस में होता है? ये बरसीम में होता है। वहीं लेग्यूमिनोसोरम की बात करते हैं, ठीक, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये मटर में होगा, मसूर में होगा, और अन्य दलहनी जितनी फसलें हैं सब में पाया जाएगा। कौन सा? लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है। अगला हम बात करते हैं फेजियोलाई। क्या बात करेंगे? फेजियोलाई करेंगे। ये सेम और राजमा में होता है, ठीक है। फेजियोलाई किस में होता है? सेम और राजमा में होता है। मेलिलोटाई रिजिका में और मेथी में होता है। ट्राइफोलाई बरसीम में होता है, ठीक है। बरसीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, इससे आप याद कर सकते हैं ट्राइफोलाई होगा। लेग्यूमिनोसोरम में मटर याद कर सकते हैं, ठीक है। फेजियोलाई में सेम और राजमा याद कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा कौन सा राइजोबियम आता है? जपोनिकम। अगला राइजोबियम कौन सा? जपोनिकम। ये सोयाबीन और सनई दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जपोनिकम किस में पाया जाएगा? सोयाबीन और सनई दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। ब्रेडी राइजोबियम की बात करते हैं, ये मूंगफली और चंवला में पाया जाएगा। फ्रेडी किस में पाया जाएगा? मूंग और अरहर में। मतलब ब्रेडी मूंगफली में, ठीक है, फ्रेडी मूंग में, ठीक है। मूंगफली में कौन सा? ब्रेडी, और फ्रेडी किस में? मूंग में। अगला हम बात करते हैं फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले बायो फर्टिलाइजर, जो फास्फोरस प्रदान करते हैं। फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले बायो फर्टिलाइजर दो प्रकार के होते हैं। एक फास्फेट घोलक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें फास्फोरस क्या होता है? घुल जाता है। और फास्फेट अवशोषक बैक्टीरिया, ठीक है, वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा, जिसे क्या कहते हैं? वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, पीएसबी और वैम होता है। अब हम बात करते हैं माइकोराइजा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्रकार की पौधों की जड़ों एवं फफूंद के बीच सहजीविता है, ठीक है, मतलब सिम्बायोसिस होती है। क्या होती है? जो पौधे की जड़ें होती हैं और जो एक फंगस होता है माइकोराइजा, उसके बीच की जो सहजीविता होती है वो क्या होती है? माइकोराइजा होती है, जो भूमि में उपस्थित फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है, जैसे वैम, ठीक है। वैम क्या होता है? वैम जो फंगस होता है, ये क्या होता है? जो फास्फोरस जो होता है सॉइल में, उसको घोल के ज़मीन में वो क्या करता है? जड़ों के द्वारा प्लांट में पहुंचाता है। वो किसका काम होता है? वैम का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भूमिका। पोषक तत्व क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है, इनकी भूमिका क्या होती है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता, भूमिका, ठीक है। इनमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। अनिवार्य पोषक तत्व कौन से हैं, ठीक है, जो केवल अनिवार्य पोषक तत्व हैं, वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं
इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय आर्नर एंड स्टाउट। कब दिया था? 1939 में। ठीक है, मतलब जो अनिवार्यता होती है किसकी, जो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होती है, इनकी जो अनिवार्यता होती है, ये किसने दिया था? 1939 में आर्नर और स्टाउट ने दिया था। ठीक है, बट रिफाइंड बाय आर्नर 1954, मतलब और 1954 में फिर दोबारा इन्हें क्या किया गया, दोबारा से इनकी जो अनिवार्यता है वो किसने बताया? आर्नर ने बताया। ठीक है, मतलब 1939 में दिया किसने था? आर्नर स्टाउट ने, लेकिन आर्नर ने दोबारा 1954 में फिर से बताया। आर्नर एवं स्टाउट 1939 के अनुसार पौधों के 16 आवश्यक पोषक तत्व माने गए। ठीक है, 1939 में कितने आवश्यक पोषक तत्व थे? 16 थे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, CAMGS कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ठीक है, आयरन मैग्नीज मोलिब्डेनम बोरान जिंक कॉपर और क्लोरीन। ठीक है, वहीं जब आता है 1987। ठीक है, जब 1987 तक कितने थे? 16 थे। अब 1987 आता तो हमारे एक भैया आते हैं, क्या, कौन से भैया? ब्राउन आते हैं। कौन से भैया आते हैं? ब्राउन आते हैं। तो ब्राउन भैया ने क्या किया? इन्होंने निकिल की खोज कर दी। तो अगला कौन सा पोषक तत्व तो इसमें जुड़ गया? 17वां जुड़ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट, ठीक है, जो सबसे लास्ट पोषक तत्व जुड़ा, कौन सा जुड़ा? निकिल जुड़ा। कब जुड़ा? 1987 में। किसने जोड़ा? ब्राउन ने जोड़ा। कौन से नंबर का पोषक तत्व है? 17वें नंबर का पोषक तत्व। ठीक है, एक पॉइंट से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वर्तमान में पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक है। 17वां खोजा गया था, कौन सा था? निकिल था। किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था। कब खोजा था? 1987 में खोजा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो शब्द है किसने दिया था? DJ निकोलस ने दिया था। कब? 1963 में। ठीक है, DJ निकोलस ने शब्द कब दिया था फंक्शनल का? 1963 में। DJ निकोलस के अनुसार कार्यकी तत्व 20 माने गए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा भाई? आर्नर स्टाउट ने खोजा कितने थे? 16 थे। अब इन्होंने क्या कहा कि ये 16 ना होके 20 होते हैं। ठीक है, जो इसके मेटाबॉलिज्म में काम में आते हैं वो 16 ना होके कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो इन्होंने कितना माना? 20 माना। ठीक है, मतलब 16 तो एसेंशियल हो गए और जो लाभदायक पोषक तत्व तो 4 और ऐड कर दिए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? टोटल 20 हो गए। कौन से माने जाते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट माने जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन से थे उनके बारे में देखेंगे। एक तो हो गया वेनेडियम, एक हो गया सिलिकॉन, एक हो गया कोबाल्ट, एक हो गया सोडियम। इसको लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं क्योंकि ये पौधों के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु इनका प्रयोग पौधे के लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक होता है। ठीक है, ये इसेंशियल नहीं है लेकिन बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से पोषक तत्व थे? CO, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सोडियम और वेनेडियम। इसको हम क्या याद कर सकते हैं? कोसी नाव। क्या याद कर सकते हैं? कोसी नाव। कोसी नदी आप जानते हैं, कोसी नदी में क्या चलता है? नाव चलता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? कोसी नाव जो होता है लाभदायक होता है। लाभदायक जो पोषक तत्व होते हैं कौन से होते हैं? कोसी नाव, मतलब कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। ठीक है, अगला हम बात करेंगे अब इनकी कुछ जो क्या होता है, इनकी फंक्शन जो होता है इनके बारे में देख लेते हैं। वेनेडियम क्या होता है? धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, जो धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें सहायक होता है। ठीक है, वहीं सिलिकॉन क्या होता है? धान व मक्का में कीट व बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मतलब रेसिस्टेंसी पावर बढ़ाता है। ठीक है, कोबाल्ट क्या करता है? विटामिन B का घटक होता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है? चुकंदर व कैंप पौधों में परासरणी दाब नियमित करता है। ठीक है, क्या करता है? परासरणी दाब क्या करता है? नियमित करता है, या ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है नियमित करता है। अब हम बात करते हैं इसेंशियलिटी या प्लांट न्यूट्रिएंट कि इसेंशियल क्यों होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका कोई काम होगा ना, इसीलिए हम उस चीज़ को मानेंगे। तो इसकी अनिवार्यता क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पोषक तत्वों की, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। हाँ, पोषक तत्वों की अनिवार्यता देखते हैं। एक खनिज पोषक तत्व क्यों जरूरी होता है? पोषक तत्व तभी माना जाएगा जब पोषक तत्व पौधों के चयापचयी कार्यों में भूमिका निभाता हो। मतलब अब किसी को उठा के ऐसे नहीं पोषक तत्व मान लेंगे, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो स्टूडेंट लगे?
वेल मेंटेन ब्रश हो, रेगुलर क्लास में आए, अपना वर्क कंप्लीट करें। तो इसी तरीके से जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि किसी रिक्शे वाले को उठा के क्लास में बिठा दे स्टूडेंट माने दे, नहीं, उसकी एक लिमिट होती है, उसका क्राइटेरिया। इसी तरीके से इनका भी एक क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया का चयापचयी कार्यों में भूमिका निभाता है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चयापचयी क्रियाएं, ठीक है। तो उसमें भाग लेने के लिए जो भी उसके लिए प्लांट के लिए लाभदायक होगा वो क्या होगा, वो पोषक तत्व होगा, ठीक है। पोषक तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, मतलब प्लांट जो होता है शुरू से लास्ट तक उस पोषक तत्व के बगैर अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। पौधों में सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो उसे ये नहीं होना चाहिए कि ला के उसको सल्फ़र डाल के उसको कंप्लीट कर, नहीं, नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन ही पूरी कर सकती, सल्फ़र की कमी सल्फ़र ही पूरी कर सकती। तो अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो केवल वही पोषक तत्व उस कमी को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 3 इसके मेन क्राइटेरिया माने जाते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना और किसी तत्व की अब्सेंस में उसी तत्व के द्वारा उसकी कमी को पूरा करना। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इनका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 आधार पे इनका वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पोषक तत्वों की पादप द्वारा आवश्यक मात्रा के आधार पे, पहला तो है आवश्यक मात्रा के आधार पे, ठीक है। इनकी जो क्वांटिटी है कितनी है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्या होंगे, एक होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होंगे, एक होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहीं पे हम यहीं पे चीज़ें थोड़ा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, यहीं पे बताते हैं। देखो, एक होते हैं क्या, माइक्रो, हाँ, यहाँ पे देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे माइक्रो, एक होते हैं माइक्रो, एक होता है हमारे माइक्रो, ठीक। माइक्रो 2 टाइप के होते हैं। माइक्रो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अगर क्वांटिटी के आधार पे या आवश्यक मात्रा के आधार पे बात करें, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, ठीक है, क्या होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, और एक होते हैं सेकेंडरी। एक क्या होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो माइक्रो क्या होंगे, माइक्रो होते हैं CHO, ठीक है, CHO, NPK और Mg, सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक। ये क्या होंगे, माइक्रो होंगे। अब CHO तो ये माइक्रो होगा, लेकिन इसमें 2 में प्राइमरी सेकेंडरी होता है। तो NPK क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, और CA, MgS मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है। माइक्रो कितने होंगे, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, CA, MgS क्या हो जाएगा, ये भी माइक्रो में आ जाएंगे। प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, NPK हो जाएगा। सेकेंडरी की बात करते हैं, CA, MgS हो जाएगा, ठीक है। वही अगर माइक्रो की बात करते हैं तो इसके अलावा जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट बचे, जैसे बोरान हो गया, कॉपर हो गया, सल्फ़र हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सल्फ़र तो इसमें आ गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और निकिल हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ये सारे के सारे जितने भी 17 पोषक तत्व हैं, ये कौन को किस में आ जाएंगे, ये माइक्रो में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में ये जैसे दिखाई दे रहा है ऊपर जो NPK हो गया, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया, CA, MgS जो होता है ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, ये पौधों की बढ़वार शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी होते हैं क्या करते हैं, पौधों की क्या करते हैं, बढ़वार शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर CHO की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, ये स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। किसी चीज़ को अगर बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। अगला है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है ppm या mg सांद्रता से
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी 1 ppm से जो कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इनको ट्रेस तत्व भी कहा जाता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ट्रेस न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये ट्रेस तत्व हो जाएंगे या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। इनमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर सबसे अधिक मात्रा की बात करें किसकी होती है, आयरन की, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बन गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पोषक तत्व की आवश्यकता होगी किस में, माइक्रोन्यूट्रिएंट में, आयरन हो जाएगा। सबसे कम किस पोषक तत्व की मात्रा की आवश्यकता होती है, मोलिब्डेनम की। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये जो टेबल बनी है इस हिसाब से समझेंगे। हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व, मतलब जो हम फर्टिलाइजर से या सॉइल से हमारे पोषक तत्व मिलते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक, दूसरे गौड़ पोषक तत्व या द्वितीयक। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो जाएगा, ठीक है। गौड़ पोषक तत्व की बात करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व जो हम फर्टिलाइजर से देते हैं, ठीक है, और सॉइल से मिलते हैं हमें, उसमें कौन कौन से, आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, मोलिब्डेनम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा और निकिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन से हमें पोषक तत्व खाद से मिलेंगे, कौन कौन से सॉइल से मिलेंगे, कौन कौन से पानी से मिलेंगे, कौन कौन से हवा से मिलेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगला पोषक तत्व जो हमारा क्राइटेरिया है उसके आधार पे बात करेंगे, मोबिलिटी के आधार पे बात करेंगे। मोबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, मोबिलिटी मोबाइल से बना। मोबाइल का मतलब होता है कि वो कितनी गतिमान है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक। मोबाइल का सीधा अर्थ होता है मूवमेंट। मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, उसकी जो गति है, उसकी जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, गतिशीलता। तो ये 3 टाइप का होता है, एक अधिक होता है, एक मध्यम होता है, एक कम होता है, या एक इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है वो गतिशील नहीं है, जहाँ हमारा न्यूट्रिएंट पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में मोबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे हाईली जो मोबाइल न्यूट्रिएंट होता है, मतलब जो सबसे गतिशील न्यूट्रिएंट होता है कौन सा होता है, NPK, ठीक है, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मध्यम की बात करते हैं, ये जिंक हो जाएगा। मध्यम की क्या बात करेंगे, ये जिंक हो जाएगा, ठीक है। कम की बात करते हैं, ये आयरन और मैग्नीज हो जाएगा और कॉपर और सल्फर हो जाएगा, ठीक है। आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर, ये कम क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। इमोबाइल की बात करते हैं, ये कैल्शियम और बोरान हो जाएगा। इसे हम लोग जैसे आजकल कैब बुक करते हैं ना, तो कैब से याद कर सकते हैं, कैब, ठीक है। कैल्शियम और बोरान क्या होता है, इमोबाइल होता है। कैब क्या होती है, चलती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं, जो NPK, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, सब जड़ से आते हैं, ठीक है। अब गतिशील, जब सबसे ज़्यादा गतिशील होंगे तो ये सीधे चढ़ के कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो नीचे की पत्तियाँ होंगी क्या हो जाएंगी, इनमें ये पोषक तत्व नहीं रह जाएंगे। तो इनकी कमी किस में हमें दिखाई देगी, निचली पत्तियों में, या हमारी जो पुरानी पत्तियाँ होंगी उसमें हमें कमी दिखाई देगी, ठीक है। मध्यम की बात करते हैं, जिंक जो होता है ये बीच में रहता है, तो इसमें पुरानी और नई दोनों में इसमें कमी दिखाई देती है, ठीक है। लेस मोबाइल की बात करते हैं, मतलब कम गतिशील है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ेगा तो यहीं पे चला जाएगा। तो इसमें जो है नई पत्तियों में क्या होता है, इसकी कमी दिखाई देती है। इमोबाइल की बात करते हैं, गतिशील नहीं होता। मान लो यहीं से जड़ गया, यहीं से कहीं नहीं जा पाया, ठीक है, यहीं पे पड़ा रहा, तो ये क्या होता है, ये नई पत्तियों के साथ साथ ऊपरी जो टिप होती है वहाँ पे भी इसकी कमी दिखाई देती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो अगला इसका जो टाइप है, मृदा में गतिशीलता के आधार पर। मृदा में गतिशीलता की बात करते हैं, सबसे अधिक गतिशील कौन होता है, NO3 होता, SO4 होता, बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज होता है। NO3, SO4, बोरान, क्लोरीन और मैग्नीज होता है, ठीक है। कम गतिशील की बात करते हैं, NH4, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर हो जाता है, ठीक है। ये क्या होंगे, कम गतिशील होंगे। अगतिशील मतलब इमोबाइल कौन से होते हैं, जिंक और
पीजेड या जीपी याद कर सकते हैं, ठीक है, जेडपी या जेडपी याद कर सकते हैं या जीपी याद कर सकते हैं, ठीक है। जिंक और जो फास्फोरस होता है ये क्या होता है, इमोबाइल होता है किसमें, सॉइल में। सॉइल में इमोबाइल कौन सा होता है, जिंक और फास्फोरस, ठीक है। सॉइल में इमोबाइल कौन सा होगा, जिंक और फास्फोरस होता है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण और उनका कार्य, ठीक है। जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण, उनके कार्य को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। तो हमारे कौन कौन थे, CHO, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो पूरे प्लांट में, ठीक है, अगर 100% में न्यूट्रिएंट प्राप्त हो रहे तो उसका 45% क्या होता है, कार्बन होता है, 6% हाइड्रोजन हो जाता और 45% क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा, ठीक है। यही तीनों मिलाकर क्या होते हैं, 96% क्या होते हैं। और बचे 4% उसमें सारे के सारे अदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। उनको हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन कहाँ से मिलता है, वायु से हमें मिलता है, ठीक है, हवा के द्वारा मिलेगा। हाइड्रोजन जल और वायु दोनों से मिलता है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन भी पानी में, ऑक्सीजन भी पानी में, ठीक है। वायु से क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन किससे प्राप्त होगा, वायु से प्राप्त होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट की, ठीक है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन की बात करेंगे। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो एक किस फॉर्म में रहता है, NH4 के और NO3 के, ठीक, अमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। कितना % होता है, ये 1.5% होता है, मतलब 96 वो हो गया था प्लस 1.5 ये हो गया, कितना हो गया, ठीक है, 96 वो हो गया, ठीक है, और 1.5 ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया कितना, 97.5, ठीक, 97% हो गया, ठीक है, 97% हो गया। नाइट्रोजन का भूमि में मुख्य कार्य कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अगर स्रोत की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ के द्वारा हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है। फास्फोरस की किस फॉर्म में रहता है, H2PO4, HPO4 और PO3 फॉर्म में रहता है। ये कितना % होता है, 0.2% होता है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, एपेटाइट होता है, ठीक है। एपेटाइट किसका मुख्य स्रोत होता है, फास्फोरस का, ठीक है। वहीं पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, अब्रक होता है, या फेल्ड्स्पार या माइका बोलते हैं। अब्रक को क्या बोलते हैं, माइका बोलेंगे, या फेल्ड्स्पार इसका मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। ये 1% पाया जाता है, कितना पाया जाएगा, 1%, ठीक है। हमें नाइट्रोजन 1.5%, ठीक है। और अगर बात करते हैं फास्फोरस 0.2%, 1% क्या, पोटास पाया जाएगा, ठीक है। वही अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कौन सा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम जो होता है Ca+ फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम भी प्लस फॉर्म में होता है। सल्फर जो होता है SO4 फॉर्म में होता है, SO2 फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम की बात करते हैं 0.5% पाया जाएगा, मैग्नीशियम 0.2% जितना फास्फोरस पाया जा रहा था, ठीक है। अगर वहीं सल्फर की बात करते हैं तो 0.1% पाया जाएगा। अगर कैल्शियम की बात करते हैं इसका सोर्स क्या होगा, जिप्सम इसका मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होगा, इसका मुख्य स्रोत डोलोमाइट होता है। सल्फर का मुख्य स्रोत क्या होता है, जिप्सम होता है, ठीक है। सल्फर का भी मुख्य स्रोत क्या होगा, जिप्सम होगा। कैल्शियम का भी मुख्य स्रोत क्या होगा, जिप्सम होगा। सल्फर का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक, .2:2, ठीक है। मतलब कैल्शियम भी जिप्सम से मिलेगा, सल्फर भी जिप्सम से मिलेगा, ठीक है। Ca+ ये तो जिप्सम से मिल ही रहा है, सल्फर भी जिप्सम से मिल रहा है, ठीक है। तो एक ही फार्मूले से दोनों चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो ट्रेस न्यूट्रिएंट की बात करें तो अगर आयरन की बात करते हैं, आयरन Fe और Fe3+, ठीक है, दोनों फॉर्म में रहता है। ये अपचयित होता है, ये ऑक्सीकृत होता है, मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम इनकी मात्रा की बात करते हैं तो कितनी मात्रा होती है, 100 ppm होगा या 0.01% होगा, ठीक है। अपचयित अवस्था में अधिक उपलब्ध होता है, ठीक है। अपचयित का मतलब होता है रिड्यूस जो स्टेज होती है उसमें ज़्यादातर उपलब्ध होता है कौन, आयरन। जिंक की बात करते हैं, ये प्लस फॉर्म में होगा, ये 20 ppm उपलब्ध होता है, कितना, 20 ppm। इस तत्व की अधिकांश भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती है, ठीक है। जिंक जो होता है भारतीय मृदा में, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय मृदाओं में कौन से मुख्य पोषक तत्व की, ठीक है, कमी पाई जाती है, तो कौन सा होगा, जिंक होगा।
मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज ये अपचे रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों में पाया जाएगा। इसकी उपलब्धता कितनी होती है? 50 ppm होती है। ठीक है, अपचयित अवस्था में अधिक उपलब्ध रहता है। ठीक है, किस अवस्था में रहता है? अपचयित अवस्था में अधिक उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो आयरन कितना हो गया? 100 ppm हो गया। जिंक कितना हो गया? 20 ppm हो गया। मैग्नीज 50 ppm। बोरान भी हमारा क्या हो जाएगा? H2BO3 फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये भी 20 ppm में हो जाएगा, बोरान और जिंक। ठीक है, ZB बोल देंगे या बीजन बोल देंगे, बीजन बोल देंगे। ये दोनों कितने होते हैं? 20 ppm मात्रा में होते हैं। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं, ये 6 ppm में होगा। मॉलिब्डेनम की बात करते हैं, 0.1 ppm में होगा। ठीक है, ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, अभी मैंने आपको बताया था। क्लोरीन की बात करते हैं, Cl फॉर्म में होगा और ये 100 ppm होगा। ठीक है, क्लोरीन और आयरन दोनों कितने ppm में होते हैं? 100 ppm में होते हैं। ठीक है, वहीं अगर निकल की बात करते हैं, निकल जो हमारा होता है 0.1 से 1 ppm तक होता है। ठीक है, ये 17वां न्यूट्रेंट है हमारा। ठीक है, कब खोजा गया था? अभी मैंने आपका 1987 में किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था। किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? ब्राउन ने खोजा था। अब अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, मृदा में फास्फोरस की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फास्फोरस जो होता है मिट्टी में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक H2PO4, एक HPO4, एक PO4। अभी मैंने आपको बताया किस फॉर्म में पाया जाएगा? H2PO4, PO4 और HPO4। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं H2PO4 की, तो इस रूप में जो pH होता है 5.5 से 6.5 पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। अगर H2PO4 की बात करते हैं तो ये जो होता है 5.5 से 6.5 pH पर सबसे अधिक उपलब्ध होता है, मतलब हल्की सी जो अम्लीय मृदा होती है। HPO4 की बात करते हैं, H2PO4 से कम उपलब्ध अवस्था में जो 7 से 8 pH तक होती है। क्या होती है? 7 से 8 pH तक होती है। ठीक है, PO4 की बात करते हैं, P की सबसे कम उपलब्ध अवस्था जो ज़्यादातर pH मान पर होती है वो कितना होता है? 8 से ऊपर जब pH होता है। ठीक है, अगर हमारा pH 8 के ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे फास्फोरस की उपलब्धता सबसे कम होगी। ठीक है, वहाँ पे क्या उपलब्ध होता है? PO4। अगर 7 से 8 के बीच में तो HPO4। अगर H2PO4 की बात करते हैं तो 6.5 और 5.5 के बीच में होगा। ठीक है, मृदा में फास्फोरस की अधिकता 5.5 से 7 होने पर जिंक की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे मृदा में फास्फोरस जो होता है, ठीक है, बढ़ जाता है तो जिंक क्या होता है? घट जाता है। मैग्नीज और आयरन को पौधे रिड्यूस अवस्था में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो मैग्नीज होता है और आयरन होता है उसको जो प्लांट होते हैं किस अवस्था में लेते हैं? रिड्यूस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को धान एवं अमोनिया फसलें नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन को धान, अमोनिया एवं अन्य फसलें जो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, धान तो उसको किस रूप में लेता है? अमोनिया में। और अन्य फसलें जो होती है किस फॉर्म में लेती है? नाइट्रेट फॉर्म में लेती है। ठीक है, बाद में सामान्यतः 47% मृदाओं में जिंक की के, 11% मृदाओं में लोहा की और 4.8% मृदाओं में तांबे की कमी पाई जाती है, मतलब कॉपर की। ठीक है, 47% क्या हो गया? जिंक हो गया, 11% क्या हो गया? आयरन हो गया। ठीक है, और 4.8% क्या हो गया? हमारा कॉपर हो गया। इनकी कमी पाई जाती है भारत की मृदा में, मतलब सबसे ज़्यादा 4.7 जिंक की, सबसे कम कॉपर की 4.8। अगला पॉइंट है हमारा पादप पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। ठीक है, जो हमारे प्लांट में किसी पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसके लक्षण कौन कौन से थे, कैसे दिखाई पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ते हैं किससे? क्लोरोसिस को या हरिमहीनता को। हरिमहीनता का मतलब होता है जो प्लांट में हमारा हरा रंग होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो हरिम का हीनता का मतलब होता है जब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों का पूरा जो रंग होता है कैसा होता है? पीला पड़ जाती है। ठीक है, इसकी जो प्लांट की पत्तियां होती हैं या लीव्स होती कैसी हो जाती है? येलो हो जाती है। तो क्या होता है? क्लोरोसिस हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन की कमी से पुरानी और निचली पत्तियों पर हरिमहीनता, मतलब नाइट्रोजन की कमी से जो पुरानी पत्ती होती है और निचली पत्ती होती है उनमें क्या हो जाती है? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। ठीक है, सल्फर व कॉपर की कमी से नई और ऊपरी पत्तियों की हरिमहीनता। ठीक है, जो सल्फर होता है या कॉपर होता है, ठीक है, उसमें नई या ऊपरी पत्तियों की हरिमहीनता हो जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। अगला हम बात करते हैं इंटरवीनियल क्लोरोसिस क्या होता है। क्या होता है? इंटरवीनियल क्लोरोसिस क्या होता है? ठीक है, पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों में शिराओं के मध्य का भाग पीला पड़ता है और शिराओं का
हरा रह जाना, ठीक है। मतलब ये जैसे हम एक बनाएंगे पत्ती, मान लो ये हमारी एक पत्ती है, ठीक है। तो इसकी जो सिराएं होती हैं ये वाली, ये इसकी सिराएं होती हैं, ठीक है। ये हमारा जो होता है पत्तियों के बीच का भाग होता है, ठीक है। तो जो पत्तियों के बीच का भाग होता है, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग दर्शाएंगे। मान लो ये पत्तियों के बीच का भाग है, ठीक है। ये पत्तियों के बीच का भाग है, ठीक है। ये भाग जो हो गया क्या हो गया, पत्तियों के, मान लो इसके हमने दर्शा दिया ये पत्तियों के बीच का भाग है, ठीक है। शिराओं पत्तियों के बीच में क्या अंतर होता है, और इसको हम ग्रीन कलर से दर्शा देते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारी पत्ती हो गई, ठीक है। ठीक, ये हमारी पत्ती हो गई, ये बीच का भाग हो गया क्या हो गया, पीला हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिराएं कैसी हैं, सिराएं कौन सी होंगी, सिराएं हमारी ये होंगी, जो हरी हरी दिख रही है ये सिरा होगी, और बीच का भाग क्या होगा, ये होगा, मतलब ये भाग अब क्या है हमारा, पीला है, ठीक है। और ये जो सिराओं का भाग है क्या है, हरा है। तो इंटरवीनियर क्लोरोसिस होगा, क्या होगा, इंटरवीनियर क्लोरोसिस होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसकी कमी से होता है। अगर हम बात करें कमी की, तो मैग्नीशियम की कमी से पुरानी व निचली पत्तियों का मध्य सिरा हरिमहीनता हो जाती है, मतलब इसके बीच का भाग क्या हो जाता है, क्लोरोफिल रहित हो जाता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, पीला पड़ जाता है। आयरन मैग्नीज की कमी से नई व ऊपरी पत्तियों का मध्य भाग हरिमहीनता हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, किसमें, नई पत्ती में और ऊपरी पत्ती में, ठीक है। जो प्लांट की पत्तियां निकलती हैं, जो नई होती है कब कहाँ निकलती है, ऊपर निकलती, पुरानी पत्तियां कहाँ होती, नीचे चली जाती, ठीक है। तो निचली पत्तियां हमेशा क्या होंगी, पुरानी होंगी, ऊपर की क्या होती जाएंगी, नई होती जाएंगी, ठीक है। इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट के रोल की, ठीक है, कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनका रोल क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, ठीक है, उनके कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कार्य, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है, पर्णहरित का द्वितीय घटक जो पौधों में हरेपन को बढ़ाता है, मतलब जो ग्रेनिश भाग होता है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत अच्छा रोल माना जाता है। प्रोटीन, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में आवश्यक होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण में आवश्यक होता है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, वो क्या कौन से बढ़ाता है, वो बढ़ाता है हमारा कौन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसकी कमी के लक्षण, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो प्लांट हमें कौन कौन से लक्षण दिखाएगा कि हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन की कमी से पौधे के नीचे एवं पुरानी पत्ती पीली पड़ जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन से क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है, या प्लांट में येलोइस हो जाती है, ठीक है। पत्ती में वी आकार की हरिमहीनता आ जाती है, ठीक है। वी शेप की क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। कैसी हो जाती है, वी शेप की क्लोरोसिस हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में, जो हमारा फूल गोभी होता है, कलीफ्लावर होता है, उसमें बटनिंग रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, बटनिंग हो जाता है। नाइट्रोजन की ही कमी से क्या हो जाता है, स्टारवेशन डिजीज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूखा रोग हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में हेलोस्टोम हो जाता है, क्या हो जाता है, हेलोस्टोम हो जाता है, ठीक है। तो तीन हमने रोग पढ़ लिए। फूल गोभी में अगर कमी है तो बटनिंग, फूल गोभी में अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो होलोस्टोम, ठीक है। भूखा रोग किससे होता है, स्टारवेशन डिजीज भी किससे होता है, ये होता है हमारा नाइट्रोजन से, ठीक है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस में इसके क्या कार्य होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर फास्फोरस की बात करते हैं, ठीक है, तो फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए में कौन सहायक होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। पौधों की जड़ों के विकास और फैलाव का काम कौन करता है, ये भी कौन करता है, फास्फोरस करता है, मतलब जड़ों का जितना भी काम होगा कौन करेगा, फास्फोरस करता है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं पौधों का आधार प्रदान करना और दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण करना, ठीक है। गांठों जैसे जिसमें राजयोगियों वगैरह होके क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्प्रे करना। तो जो दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती है उनका निर्माण कौन करता है, फास्फोरस करता है, ठीक है। पौधों में फलियों, फूलों, बीजों, फलों के विकास में कौन मदद करता है, फास्फोरस करता है। पौधों में दाने बनने और परिपक्व होने के लिए कौन आवश्यक होता है, फास्फोरस होता है, मतलब जड़, फूल, पत्ती, फल, दाना, ये सब कौन बनाता है, फास्फोरस बनाता है। भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को कौन बढ़ाता है, फास्फोरस बढ़ाता है, ठीक है। मतलब जो वेजिटेटिव पोर्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो कम होगा, जो ग्रेन वाला भाग हो वो ज्यादा होगा, ये कौन बढ़ाएगा, ये भी फास्फोरस बढ़ाता है।
ऊर्जा का संग्रहण जो एटीपी होता है, ठीक है, एडीपी होता है, ये कौन करता है? ये भी फास्फोरस करता है। फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। भूसे में चमक लाना, तने में मजबूत प्रदान करना, इस किसका काम होता है? फास्फोरस का काम होता है, ठीक है। अब इसकी कमी के लक्षण हमें क्या क्या दिखाई दे सकते हैं प्लांट में? फास्फोरस की कमी से पौधे की निचली एवं पुरानी पत्तियां गहरी हरे रंग की हो जाती हैं, जो बाद में लाल या पर्पल या पीले रंग की हो जाती है। आपको याद रखना है, तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी कमी के लक्षण हमें कहाँ दिखाई देंगे? ये हमारी ओल्ड लीफ पे दिखाई देंगे। किस पे? ओल्ड लीफ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जड़ भी अच्छी, जो चीज इससे ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी, अगर फास्फोरस की कमी होगी तो वही घटती जाएगी। फास्फोरस की कमी से पत्तियां सिकल आकार की हो जाती है, मतलब जो हंसिया के आकार का होता है ना, हंसिया कैसा होता है? ऐसा होता है, तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी? इस आकार की हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, फास्फोरस ही ऐसा तत्व है जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फास्फोरस को क्या कहा जाता है? की ऑफ लाइफ, क्योंकि ये यही ऐसा एक जो पोषक तत्व है, इसकी कमी से जो जीवन चक्र होता है किसका? प्लांट का, वो अपना पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियों में ब्रॉन्जी, ठीक है, ब्रॉन्जी लक्षण दिखाई देते हैं। ब्रॉन्जी लक्षण क्या होता है? पत्तियों का समय से पहले पककर गिरना, मतलब मान लो किसी प्लांट की पत्तियों का पकने का समय मान लो 120 दिन है, ठीक है, वो 120 दिन के पहले ही पक के और नीचे गिर जा रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ब्रॉन्जी लक्षण या ब्रॉन्जी डिजीज हो जाएगा। किसकी कमी से होगा? फास्फोरस की कमी से होगा। अगला हमारा न्यूट्रिएंट है पोटेशियम, ठीक है। हम लोग पोटेशियम के बारे में अब देखेंगे। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम रंध्रों, ठीक है, या स्टोमेटा के नियमन या खुलने और बंद होने का डिपेंड किस पे करता है? पोटेशियम पे करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका, जो स्टोमेटा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो टाइम होता है या रेगुलेशन होता है, वो कौन रेगुलेट करता है? पोटेशियम करता है। पौधों को सूखे से बचाना, ठीक है, जो ड्रॉट रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना, ठीक है, जो ट्रांसपीरेशन होता है उसकी जो रेट होती है उसको कम करना, ये कौन करता है? पोटेशियम करता है, ठीक है। पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति रेसिस्टेंसी पावर को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। एंजाइम के को फैक्टर के रूप में सहायक होता है। पौधों में आयनों के विनिमय व स्फीति दाब को बनाए रखता है, ठीक है। पौधे में शर्करा और निर्माण व स्थानांतरण को बढ़ाता है, मतलब जो शुगर फॉर्मेशन होता है वो पोटेशियम करता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाने काम कौन करता है? वो भी पोटेशियम करता है, ठीक है। पौधों में गुणवत्ता प्रदान करने वाला पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मतलब क्वालिटी जो होती है प्लांट में, वो कौन प्रदान करता है? पोटेशियम प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? वो पोटेशियम प्रदान करता है, ठीक है। पोटेशियम क्या प्रदान करता है? क्वालिटी जो पोषक तत्व की होती है प्लांट की होती है वो प्रदान करता है। अगर इसकी कमी के लक्षण हमें देखने हैं तो हमें प्लांट में क्या क्या दिखाई देगा, इसको हम देखते हैं। पुरानी और निचली पत्तियों के किनारे सूख के भूरे पड़ जाते हैं, ठीक है, पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो क्या पड़ जाएंगे? सूख के भूरे पड़ जाएंगे। और जली हुई जैसी ब्लास्ट, जो हमारी पत्तियां होती हैं क्या होती हैं? जली जैसी हमें दिखाई देती है, ठीक है। पत्तियों का आकार छोटा होना और वृद्धि रुकना, ठीक है, जो पत्तियों की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और उनका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। पौधों की पत्तियों के ऊतक मर जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है? नेक्रोसिस हो जाती है। ऊतक का मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। लग्जरी कंजप्शन, एक होता है जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? लग्जरी कंजप्शन, ठीक है। ये क्या होता है? पौधों में जो पोटेशियम की अधिकता होती है उसके बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। जो हमारा जो प्लांट होता है उसमें अगर पोटेशियम की जो उपलब्धता है वो अच्छी होती है, ठीक है, उसके बाद भी उत्पादन नहीं होता, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहेंगे? लग्जरी कंजप्शन कहेंगे, ठीक है। सॉरी, हिडन हिडन हंगर की बात करेंगे। हिडन का मतलब होता है जो दिखाई न दे, हंगर का मतलब होता है भूख, ठीक है। वो भूख जो हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये है कि पौधों में जो पोटेशियम की कमी के बावजूद भी कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिडन हंगर कहते हैं, ठीक है। लग्जरी कंजप्शन क्या होता है? प्लांट में न्यूट्रिएंट होते हुए भी वृद्धि नहीं होती। हिडन हंगर क्या होता है? प्लांट में न्यूट्रिएंट नहीं होता लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते, ठीक है। अगला हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम कोशिकाविद जो सिलवाल होती है उसके लिए अनिवार्य माना गया है, ठीक है। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का जितना भी पोर्शन है वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? कैल्शियम पे, ठीक है।
कमी के लक्षण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होंगे? शीर्ष कलिकाओं का मरना व हुक जैसा दिखाई देना। जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? वो मर जाती है। शीर्ष कलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल बड कहते हैं, ठीक है। जो टर्मिनल बड होती हैं वो मर जाती हैं और हुक जैसी दिखाई देती है। या पौधों में अगतिशील होने के कारण मेरिस्टेम उतक व शीर्ष कलिका जो टर्मिनल बड होती है उस पर कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। मतलब जो हमारा कैब होता है, ठीक है, कैल्शियम और बोरान, ये क्या होता है? इमोबाइल होता है। इमोबाइल होता है तो ये जो टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल का मतलब होता है जो ऊपरी भाग हो, सबसे ऊपरी भाग होता है किसका? प्लांट का, वहां पे इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे टमाटर में ब्लॉसम इंडरॉट, बेर जो होता है रोग हो जाता है। कौन सा होता है? ब्लॉसम इंडरॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। टिप हुकिंग क्या किससे होता है? ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। अगला हम बात करेंगे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है हमारा हरित लवक होता है, ठीक है, उसमें सबसे मेन जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं? पुरानी एवं निचली पत्तियों की सिराओं के मध्य, ठीक है, मतलब पुरानी पत्तियां निचली होंगी यानी कि पुरानी पत्तियां होंगी, ठीक है, उनके मध्य इंटरवीनियल क्लोरोसिस होता है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था इंटरवीनियल क्लोरोसिस क्या होता है। जिसमें जो सिराएं होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं, वो क्या होती है? ग्रीन रह जाती हैं। बाकी जो बीच का पोर्शन होता है क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तंबाकू में सिंड्रोम बीमारी का होना किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम से होता है। ग्रास टिटैनी पशुओं से संबंधित बीमारी जो पशुओं में मैग्नीशियम की कमी युक्त घास खाने से होती है। मतलब जिन घासों में मैग्नीशियम की कमी होगी अगर उन्हें कौन खाता है? जानवर हमारे खाते हैं, तो उसे क्या हो जाएगा? ग्रास टिटैनी हो जाएगा, या इसे और क्या कहते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा न्यूट्रिएंट है सल्फर। अब हम सल्फर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे। सल्फर जो होता है तिलहन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है एवं दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक। मतलब जो तेल वाली फसलें होंगी उसमें तेल बढ़ाएगा, दाल वाली फसलें होंगी उसमें क्या बढ़ाएगा? प्रोटीन बढ़ाएगा। क्योंकि यह जो सल्फर होता है इसमें एमिनो अम्ल कौन सा पाया जाता है? मिथियोनिन पाया जाता है, सिस्टीन पाया जाता है, सिस्टाइन पाया जाता है, ठीक है। तीन इसमें क्या पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है, मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ठीक है। अगर कमी के लक्षण की बात करते हैं, इसकी कमी से पौधों की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है, दोनों पत्तियों में। चाय में टी येलो बीमारी हो जाती है। अगर टी की बात करते हैं तो टी येलो किस में होगी? चाय में हो जाएगी। अधिक इसकी अधिकता से क्या होता है? धान में अकोची बीमारी हो जाती है जो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। इस गैस से मरी हुई मछली, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बोरान की। बोरान क्या होता है? ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पौधों में परागण के अंकुरण व प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंकुरण के लिए आवश्यक होता है, उनके परागण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। पौधों में पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को नियमित करता है, ठीक है। मतलब पोटेशियम और कैल्शियम का क्या रेशियो होगा ये कौन निर्धारित करेगा? ये बोरान निर्धारित करेगा। सब्जी में स्वाद बोरान के कारण होता है, ठीक है। पौधों में शर्करा रूपांतर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? भी बोरान के कारण होता है। सिंचाई के पानी में 3 ppm से ज्यादा बोरान फसलों के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। अगर कमी के लक्षण की बात करते हैं तो उसे भी हम लोग देखेंगे। इसकी कमी से क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं प्लांट में दिखाई देते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कमी के लक्षण की बात करते हैं, ये पौधों में अगतिशील होने के कारण पौधों की नई कलिकाओं में कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। मतलब अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम बोरान क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं, मतलब इमोबाइल होते हैं। जब इमोबाइल होंगे तो इनकी जो कमी होगी ये ऊपरी हिस्से दिखाई देगी, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है। बोरान की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है। फूल गोभी में क्या हो जाएगा? ब्राउनिंग हो जाएगी, ठीक है। टमाटर में फलों का फटना हो जाएगा, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। नींबू वर्गीय फलों में हार्डनेस हो जाएगा, ठीक। नींबू क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। जो हमारे टमाटर होगा वो फट जाएगा, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। ब्राउनिंग डिजीज किस में हो जाएगा? फूल गोभी में, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। अंगूर में एक रोग हो जाता है हेन एंड चिकन रोग, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। पॉलन स्टेरिलिटी इन व्हीट ड्यू टू बोरान की कमी से, ठीक है। जो परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बांधे हो जाते हैं, किसकी कमी से? बोरान की कमी से।
हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, जो चुकंदर होता है उसमें हार्ट रॉट डिजीज हो जाता है, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, जो तंबाकू होता है उसमें टॉप सिकनेस हो जाता है, किसकी कमी से? बोरान की कमी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिब्डेनम। जो हमारा अगला न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? मॉलिब्डेनम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है और नाइट्रेट रिडक्टेज फेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक घटक होता है। ठीक, कौन? मॉलिब्डेनम। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होता है। गाजर और मूली में मीठेपन के लिए मॉलिब्डेनम आवश्यक होता है। ठीक है, जो मूली में मीठापन होता है किससे होता है? मॉलिब्डेनम से। गाजर का जो मीठापन होता है किससे होता है? मॉलिब्डेनम से। ठीक है, इसकी कमी के लक्षण की बात करते हैं। गोभी में विपटेल रोग हो जाता है। ठीक है, गोभी में कौन सा रोग होगा? विपटेल रोग हो जाता है। ठीक है, रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्ती धब्बा रोग हो जाता है, किसमें? रिजका और नींबू में। अगला हमारा न्यूट्रेंट है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह लवड़ी मृदा में उगे पौधों में परासरणी नियमन का कार्य करता है। ठीक है, जो लवड़ी मृदाएं होती हैं, एल्कलाइन सॉइल होती हैं, उसमें जो परासरणी नियमन होता है उसके लिए आवश्यक होता है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन संवेदनशील फसलें जैसे तंबाकू हो गई, आलू होगी, गन्ना होगी, ये जो फसलें हैं इनमें क्लोरीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सी? तंबाकू, आलू और गन्ना, इसमें क्लोरीन का छिड़काव या किसी भी तरीके से क्लोरीन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्लोरीन के उपयोग से इसमें क्या होगा? इन फसलों में इनकी क्वालिटीज जो होती है, ठीक है, इनका टेस्ट हो गया, इनका आकार हो गया, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? घट जाएंगी या उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन का उपयोग नहीं करते। अगला हमारा आयरन। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या आवश्यक होता है? हमारा आयरन आवश्यक होता है, लोहा आवश्यक होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, आयरन होगा। विभिन्न ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? आयरन करता है। यह कई हीम और नॉन हीम आयरन एंजाइमों एवं वाहकों जिसमें साइटोक्रोमस और फेरोडॉक्सिन का एक आवश्यक घटक होता है। कौन? आयरन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अगर आयरन न्यूट्रिएंट है तो उसकी कमी के लक्षण प्लांट में क्या दिखाई देते हैं? मूंगफली के पौधों में ऊपरी और नई पत्तियों के मध्य हरिमहीनता हो जाती है। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, किसमें? मध्य पत्तियों में और ऊपर की नई पत्तियों में। अगर जिंक की बात करते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन इंडो एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडो एसिटिक एसिड जो हार्मोन होता है, ठीक, ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है, उसके जैविक संश्लेषण, ठीक है, बायोसिंथेसिस में सहायक होता है। ठीक, जैविक संश्लेषण का मतलब होता है बायो सिंथेसिस में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इसकी कमी के लक्षण की अगर हम बात करें तो जिंक की कमी के लक्षण अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसके कमी के लक्षण, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, धान में, जिसमें धान की रोपाई 12 से 15 दिन बाद नई पत्तियां, नीचे का भाग हल्का हरा व पीला होना, बाद में बादामी रंग का हो जाता है। ठीक है, अगर खैरा रोग होता है तो क्या होता है? जिसमें धान की रोपाई के 12 से 15 दिन बाद, मतलब जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उससे 12 से 15 दिन बाद क्या होता है? जो नई पत्ती होता है, ठीक है, उसके नीचे का भाग क्या होता है? हल्का हरा और पीला होने लगता है और बाद में क्या होता है? बादामी रंग का हो जाता है। जिंक की कमी से गेहूं में ऊपरी 3 से 4 पत्ती क्या हो जाती? पीली पड़ जाती। मक्का में श्वेत कलिका, जिसे क्या बोलते हैं? व्हाइट बड हो जाता है, किसकी कमी से? ये भी किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ठीक है, सॉरी, जिंक की कमी से। नींबू, कपास और आम में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? नींबू में लिटिल लीफ, कॉटन में लिटिल लीफ एंड मैंगो में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? ये भी जिंक की कमी से होता है। अमरूद में ब्रॉन्जिंग किसकी कमी से होता है? ये भी जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अगला हमारा न्यूट्रेंट है मैग्नीज। ठीक है, अगले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, वो कौन सा है? हमारा मैग्नीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर्णहरित के निर्माण में मदद करता है। पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मदद करता है कौन? मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन निकास प्रणाली को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है उसमें क्या होता है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मैग्नीज। एंजाइम के रूप में सहकारक का कार्य करता है, मतलब को फैक्टर के रूप में काम करता है। को फैक्टर के रूप में काम करता है कौन? मैग्नीज। ठीक है, एंजाइम का जो को फैक्टर होता है उसके रूप में कौन अच्छे से काम करता है? मैग्नीज। अगर इसकी कमी के लक्षण की बात करें तो पौधों में ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य सिरा में होती है किसकी? हरिमहीनता, मतलब क्लोरोफिल की कमी पाई जाएगी इसकी कमी से।
जौ में ग्रे स्पाइक रोग हो जाता है, ठीक है। जो हमारा बरली होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, ग्रे स्पाइक नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है, ये होता है मैग्नीज की कमी से। गन्ने में फैला ब्लाइट हो जाता है, ये भी किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स स्पॉट हो जाता है, किसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से। अधिकता से कपास में क्रिंकल लीफ हो जाता है, ठीक है। अगर मैग्नीज की अधिकता होगी तो कपास में कौन सा रोग हो जाएगा, क्रिंकल लीफ नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कॉपर की। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो इसके बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीडेशन होता है, और अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये करता है हमारा कॉपर। एंजाइमों की क्रियाशीलता को कौन बढ़ाता है, ये भी कॉपर बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, लैक्टेज आदि सहित महत्वपूर्ण जो एंजाइम इनके घटक के रूप में कौन कार्य करता है, कॉपर। इसकी कमी से पौधों की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस होता है, ठीक है। अगर कॉपर की बात करते हैं तो जो प्लांट की नई पत्तियां, ठीक है, और जो ऊपरी पत्तियां होती हैं उनमें क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। इसकी कमी से, कॉपर की कमी से क्या होता है, नींबू वर्गीय जो जितने भी पौधे होते हैं उसमें रोजेटिंग हो जाता है, गमोसिस हो जाता है, और डाईबैक हो जाता है। रोजेटिंग, गमोसिस और डाईबैक तीनों किसके कमी से होते हैं, कॉपर की कमी से होते हैं। और किसमें होते हैं, नींबू वर्गीय जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिए जो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उनके बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनकी डिफिशियंसी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ हमारे प्लांट होते हैं जो इंडिकेटर होते हैं किसी न्यूट्रिएंट की कमी के, ठीक है। मान लो हमारा कोई एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट में एक मेजर न्यूट्रिएंट होता है जिसकी कमी से वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा उसका प्रभाव दिखाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन और कैल्शियम का इंडिकेटर प्लांट माना जाता है, कौन सा होता है, फूल गोभी होता है, बंद गोभी मतलब कलीफ्लावर, ठीक है, और कैबेज। कैबेज और कलीफ्लावर किसका होगा, नाइट्रोजन और कैल्शियम का होगा, ठीक है। फास्फोरस की बात करते हैं, सरसों हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नीशियम कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नीशियम का हो जाएगा आलू, ठीक है। सोडियम हो जाएगा चुकंदर। बोरान हो जाएगा सूरजमुखी, इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिए। आयरन की बात करते हैं, ज्वार हो जाएगा। मैग्नीज जई हो जाएगा। तांबा जो कॉपर होता है वो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन कैल्शियम कैबेज और कलीफ्लावर। फास्फोरस की बात करते हैं, मस्टर्ड हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये आलू हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम मैग्नीशियम की बात करते हैं, आलू हो जाएगा, ठीक है। पी से पोटेशियम, पी से क्या हो जाता है, पोटैटो हो जाता है। सोडियम की बात करते हैं, चुकंदर हो जाएगा। बोरान की बात करते हैं, सूरजमुखी हो जाएगा। आयरन की बात करते हैं, ज्वार हो जाएगा। मैग्नीज की बात करते हैं, जई हो जाएगी। तांबे की बात करते हैं, गेहूं हो जाएगा। तांबे का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनका एक चार्ट होता है। कौन सा चार्ट होता है, मृदा परीक्षण मूल्यों का एक चार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो कार्बन होता है उसका जो इकाई होता है ये यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ठीक है। परसेंटेज की बात, रेटिंग की बात करते हैं। अगर निम्न सबसे कम होगा 0.4 होगा या इससे नीचे होगा, सबसे ज्यादा किस क्या होगा, 0.75 होगा, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्षारीय पोटेशियम के अमोनोफो पोटेशियम जो परमैग्नेट होता है, ठीक है, ये 280 के नीचे होता है, और सबसे ज्यादा किससे होता है, 560 के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस की बात करते हैं, ये ऑल्सन होता है। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो 12, 12.5 जो निम्न होता है इससे नीचे हो जाएगा, और 25 के ऊपर हो जाएगा। अगर पोटेशियम की बात करते हैं, ठीक है, तो अमोनियम एसीटेट जो यौगिक होता है, ठीक है, अगर सबसे निम्न होगा या सबसे लो होगा 135 के नीचे होगा, सबसे हाई होगा 335 के ऊपर होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कुछ हमारे जो न्यूट्रेंट हैं उनसे होने वाली बीमारियां, और उनकी कमी से होने वाले कुछ रोग, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धान की। सबसे पहले हम बात करेंगे धान की, ठीक है, या सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की। तो जिंक की कमी से धान में क्या होता है, खैरा रोग होता है, ठीक है। जिंक की कमी से ही मक्का में क्या होता है, व्हाइट बड होता है। जिंक की कमी से कपास में क्या होता है, लिटिल लीफ होता है। जिंक की कमी से अमरूद में क्या होता है, ब्राउनजिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब जिंक की कमी से अगर धान की बात करें तो खैरा हो जाता है। जिंक की कमी से अगर मक्का की बात करें तो व्हाइट बड हो जाता है।
जिंक की कमी से अगर कपास की बात करते हैं लिटिल लीफ हो जाता है। जिंक की कमी से अगर अमरूद की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ब्रॉन्जिंग हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, बोरान। ठीक है, अगला न्यूट्रिएंट हमारा क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। ठीक है, बोरान व भट्टे से निकलने वाले SO2 से के धुएं से आम में क्या होता है, ब्लैक टिप हो जाता है। ठीक है, ब्लैक टिप किससे होगा, बोरान से हो जाएगा। अगर हम ब्लैक ब्लैक टिप की बात करते हैं तो ब्लैक टिप किससे हो जाएगा, बोरान से हो जाएगा। बोरान से फूल गोभी में क्या हो जाता है, हलो हर्ट हो जाता है, हर्ट रॉट हो जाता है या ब्राउनिंग हो जाता है। ठीक है, हलो हर्ट, हर्ट रॉट या ब्राउनिंग किससे होगा, बोरान से होगा। किसमें होगा, गोभी में। बोरान की ही कमी से रिजिका में जो है व्हाइट हेड हो जाता है। ठीक है, बोरान की इस कमी से सब्जियों में नेक्रोसिस हो जाता है। बोरान की कमी से फूल गोभी में रेड रॉट हो जाता है। बोरान की कमी से आम और आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, बोरान की कमी से अगर आम की बात करते हैं तो ब्लैक टिप हो जाता है। बोरान की कमी से फूल गोभी की बात करते हैं तो हर्ट रॉट, ब्राउनिंग और हर्ट रॉट हो जाता है। ठीक है, हेलो हर्ट हो जाता है। अगर बोरान की कमी से ही बात करेंगे, रिजिका में व्हाइट हेड हो जाता है। बोरान की कमी से सब्जियों में नेक्रोसिस हो जाता है। बोरान की कमी से फूल गोभी में लाल सड़न हो जाता है। बोरान की कमी से आम और आंवला में आंतरिक आंतरिक नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, या इंटरनल नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ और हमारे न्यूट्रिएंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा बोरान की कमी से जो कटहल होता है उसमें इंटरनल नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इंटरनल नेक्रोसिस हो जाती है। बोरान व आयरन के कमी से क्या होता है, चुकंदर में हार्ट रॉट हो जाता है। ठीक है, जो बोरान और आयरन दोनों के मिलने से क्या होता है, हार्ट रॉट हो जाता है। ठीक है, जौ की बात करते हैं, मैग्नीज की कमी से जौ में क्या हो जाता है, ग्रे स्पाइक हो जाता है। ठीक है, अगर मैग्नीज की कमी होगी किसमें, जौ में, तो कौन सा रोग होगा, ग्रे स्पाइक होगा। मैग्नीज की अगर कमी होगी किसमें, मटर में, तो कौन सा रोग होगा, मार्स हो जाए। मटर का मतलब होता है मार्स, मार्स मतलब मैग्नीज। ठीक है, तीनों एम से होंगे। मैग्नीज की कमी से जो फलीदार पत्तियों की सब्जियां होती है उसमें क्लोरोसिस हो जाती है। ठीक है, क्लोरोसिस भी मैग्नीज की कमी से होगी। मटर में जो मार्स डिजीज जो भी मैग्नीज से होगा। अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो जौ में ग्रे स्पाइक होता है, वो भी किससे होता है, मैग्नीज से होता है। ठीक है, मैग्नीज की कमी से ही चुकंदर में और क्या होता है, चित्तीदार पहिया रोग हो जाता है। कि क्या हो जाता है, चित्तीदार पहिया रोग किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की ही कमी से होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पोटेशियम की कमी से क्या होता है, लीची में लीफ बर्न होता है। ठीक है, कॉपर की कमी से नींबू में क्या होता है, डाईबैक हो जाता है। मॉलिब्डेनम की कमी से गोभी में क्या होता है, विपटेल हो जाता है। मॉलिब्डेनम की कमी से नींबू में क्या होता है, लीफ स्पॉट हो जाता है। मतलब मॉलिब्डेनम की कमी से लीफ, नींबू में लीफ स्पॉट। और पोटेशियम की कमी से, सॉरी, कॉपर की कमी से नींबू में क्या होता है, डाईबैक हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, धान में टिप बर्न हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से आलू में क्या होता है, ब्लैक हर्ट हो जाता है। कैल्शियम की कमी से गाजर में क्या होता है, कैविटी स्पॉट हो जाता है। ठीक है, और कॉपर की कमी से जो धान्य वाली फसलें हैं, धान्य का मतलब होता है जो अनाज देने वाली फसलें, उसमें रिक्लेमेशन रोग हो जाता है। कौन सा, रिक्लेमेशन रोग हो जाता है। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हमारी जो सोयल साइंस की जो ये सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर को। ठीक है, तो इसे इसमें ज्वाइन होते रहिए और इसे पढ़ते जरूर रहिए। तो इसके साथ साथ हमारी जो नेमराज सुंडा की MCQ सीरीज है, ठीक है, उसे भी अटेंड करते रहिए इसके साथ साथ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, फर्टिलाइजर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।